जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। क्या हालचाल भाई साहब, आप सभी के कैसे हैं? आप सभी, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। लाइव सेट कर लोगे 1,000 अंजलि मिल जाएंगी। और एंजल प्रिया रहने दो, तुम जो है क्या बातें करते रहते हो कमेंट बॉक्स में। चलिए तो बिल्कुल करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज है आपका सेट नंबर 10। जी हाँ बिल्कुल, आज है आपका सेट नंबर 10। और यदि हम 40 क्वेश्चंस का एवरेज पकड़ के चलें तो सेट 10 का मतलब हो जाएगा 400 क्वेश्चंस। और यदि हम एक क्वेश्चन के अंदर ज्यादा भी नहीं, 3 क्वेश्चंस भी मान करके चलें तो कई बार ज्यादा हो जाते हैं, कई बार कम हो जाते हैं, लेकिन 3 के हिसाब से भी मल्टीप्लाई 3 कर लीजिए तो हमने कर लिए 1200 के आसपास क्वेश्चंस, है ना कहीं 2-3 क्वेश्चंस एक के अंदर घुसे हुए होते हैं। तो 1200 के आसपास मतलब 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज में आप पहुंच चुके हो। तो स्वागत है आपका अगेन फिर से एक बार आपकी क्लास में, अपनी क्लास में, जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है अग्निवीर आर्मी में। जी हाँ, चाहे कोई क्लर्क वाला है तो उसका क्लर्क वाली क्लास में, और यदि कोई जीडी वाला है तो जीडी में, और टेक्निकल वाला है तो टेक्निकल में। बिल्कुल, मॉक टेस्ट जल्दी करवाए जाएंगे। नो टाइटल आर्टिकल 18। जी हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 18 ये कहता है गवर्नमेंट आपको कोई टाइटल नहीं देगी, लेकिन ना यदि आप अपनी इच्छा से टाइटल लगाना चाहे तो उसको जो है आपका नाम मान लिया जाएगा। जैसे किसी ने लगाया राजकुमार, इसका मतलब वो राजकुमार नहीं बन गया, उसका नाम राजकुमार हो जाएगा। ठीक है ना? तो अपने आप से यदि आप कोई टाइटल लगाते हो तो उसे आपका नाम कंसीडर किया जाएगा, ना कि टाइटल। यदि गवर्नमेंट आपको देती है तो उसे माना जाएगा टाइटल। अग्निवीर जीडी, बहुत बढ़िया। पीछे पड़ने वाले फिर पीछे ही रह जाते हैं, ये भी देख लेना। चलो आ जाओ, बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। ये पार्ट नंबर होगा 10। देखिए ध्यान से सुनिए जरा। तो क्या कहता है ये? सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा आज के जो क्वेश्चंस हैं बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं एज ऑलवेज जो है। तो उड़ाते हुए चलने वाले हैं हम इन क्वेश्चंस को, पर खिच्चे उड़ा देंगे हम इन क्वेश्चंस के। इतनी आसान आसान क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोगों से, और उम्मीद लगाता हूं कि आप इनको जो है उड़ाते हुए चलेंगे। तो स्वागत है सभी का, करते हैं स्टार्ट जो है, और उड़ाते हुए चलना है। आज मैं बस ये देखना चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को कितनी जल्दी कर सकते हैं। क्या स्क्रीन पर क्वेश्चन आते ही आप आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते? आइए जरा फटाफट से। बिल्कुल, सबसे पहला है स्वराज इज माई बर्थ। मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलूंगा आज, और स्पीड में क्वेश्चंस कराऊंगा, तो स्पीड में ही आप लोग नोट करेंगे और स्पीड में मेरे साथ चलेंगे। पूछा है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये जो है नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था बीजी तिलक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? बीजी तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था। कब दिया गया था बीजी तिलक के द्वारा ये नारा? तो ये नारा बीजी तिलक के द्वारा दिया गया था 1916 में, जब बीजी तिलक क्या चला रहे थे? होम रूल मूवमेंट चला रहे थे। क्या चला रहे थे? होम रूल मूवमेंट जब चल रहा था उसी दौरान जो है ये नारा दिया गया था। होम रूल मूवमेंट का मतलब आप समझते हैं, होम रूल आंदोलन से है, जो कि 1916 में चलाया जा रहा था। तो ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यदि बात करें राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की जो उपाधि है राम मोहन रॉय को दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी, अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। इन्होंने, ये किसके संस्थापक हो जाते हैं? तो भाई साहब सबसे जरूरी चीज, ये संस्थापक हो जाते हैं, एक तो आत्मीय सभा के संस्थापक हो जाते हैं। किसके संस्थापक हो जाते हैं? आत्मीय सभा के संस्थापक हो जाते हैं। दूसरा जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाते हैं। किसके संस्थापक हो जाते हैं? ब्रह्म समाज के या ब्रह्म सभा के संस्थापक हो जाते हैं। 1830 में इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। 1828 में बनाई गई थी ब्रह्म सभा, जो कि 1830 में बदल करके हो गई थी ब्रह्म समाज। और आत्मीय सभा बनाई गई थी 1814 में। तो इन्हें बोला जाता है भारतीय पुनर्जागरण के जनक, या फिर जो फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस के नाम से इनको जो है जाना जाता है। ये हो जाता है आपका आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है, आइए समझते हैं इस बात को। दूसरा क्वेश्चन कहता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है भारतीय पुरातत्व जो है विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना की गई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फाउंडर हो जाते हैं, सबसे पहली बात तो जो संस्थापक हो जाते हैं, वो संस्थापक कौन हो जाते हैं? तो भाई साहब जो संस्थापक हो जाते हैं वो हो जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन हो जाते हैं? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाते हैं। लिखिए जरा इनका नाम, अलेक्जेंडर कनिंघम। आप इसको हिंदी में तो लिख ही लेंगे ना, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाते हैं। और इनके द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी? 1861 में की गई थी। इसीलिए मैं ऑप्शन बी की तरफ जा रहा हूं, और ऑप्शन बी कौन सा हो जाता है? 1861 हो जाता है। यदि बात करें 1901 की, तो 1901 से एक चीज याद रखना कि 1901 का जो आईएनसी का सेशन था, जो आईएनसी का अधिवेशन था, 1901 का जो आईएनसी का अधिवेशन था, वो अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो वो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहां पर हुआ था?
कलकत्ता में वो अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता, कौन सा? कलकत्ता में वो अधिवेशन हुआ था, और ये वही अधिवेशन था जिसको पहली बार गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पहली बार, पहली बार मतलब जो है फर्स्ट टाइम गांधी जी पार्टिसिपेटेड। कौन? गांधी, गांधी जी पार्टिसिपेटेड, गांधी जी के द्वारा सबसे पहली बार जो है भाग लिया गया था आईएनसी के कौन से सेशन में? 1901 के कलकत्ता सेशन में। ये बात भी हम क्या रखेंगे? याद रखेंगे। भाई साहब कोशाग्र द्विवेदी कैसा रहा तुम्हारा जो है पेपर? बताइए फटाफट से जो है। तो पहली बार गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था 1901 के आईएनसी के सेशन में। ये बात भी कई बार हमें जो पूछ ली जाती है। यदि बात करें गांधी जी अध्यक्ष कब बने थे, तो गांधी जी जो आईएनसी के अध्यक्ष बने थे वो कब बने थे? तो वो बने थे आपके जो है 1924 में। कब बने थे? 1924 में बने थे। ये सेशन कहां पर हुआ था? ये सेशन जो हुआ था बेलगांव में। कहां पर हुआ था? बेलगांव में ये सेशन हुआ था। और आईएनसी के बेलगांव सेशन में 1924 में आईएनसी के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? महात्मा गांधी जी बने थे। आगे बात समझ में जो है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा 1861 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आइए देखते हैं। बिगेस्ट स्टेच्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट। भाई साहब जीसस क्राइस्ट का सबसे बड़ा स्टेच्यू जो है कहां पर देखने मिल जाता है? जीसस क्राइस्ट का सबसे बड़ा स्टैचू जो है कहां पर देखने मिल जाता है? तो ये हमें देखने मिलता है साउथ इंडिया, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको तो होगा नहीं, इटली भी नहीं होगा, अब पेरू होगा या ब्राजील होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। तो ब्राजील में जो है सबसे जो है बड़ा स्टैचू देखने मिलता है किसका? जो है जीसस क्राइस्ट का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ब्राजील की राजधानी की बात करें तो ब्राजीलिया क्या हो जाएगी? ब्राजील की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछता है क्या? इंटरनेशनल डे रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से देखिए, ओजोन परत की यदि हम बात करें, ये जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत जो होती है ये कहां पर पाई जाती है? ये वायुमंडल के कौन से जो है लेयर में पाई जाती है? वायुमंडल की आईसीजी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ सर, जीएस पूरी उड़ा दी। क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया उड़ा दी। तो यदि हम बात करें वायुमंडल की, तो ये यदि पृथ्वी है, ये यदि अर्थ है, इसको यदि हम पृथ्वी कहते हैं, ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ की जो लेयर्स हो जाती हैं उनमें से सबसे पहली लेयर जो हो जाती है, जो सबसे पहली लेयर जो हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरी जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? समताप मंडल कहते हैं। यदि हम बात करें तीसरी लेयर की, तो तीसरी लेयर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर बोलते हैं या मध्य मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल कह लो या तो, या फिर जो है मीजोस्फीयर कह लो। तीसरा जो चौथा जो हो जाता है उसे हम आयन मंडल बोलते हैं या आयनोस्फीयर बोलते हैं। और चौथा जो हो जाता है ये हो गया। पांचवा जो हो जाता है उसे हम जो है बहिर्मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाता है ये जो ओजोन लेयर होती है वो कौन सी परत में पाई जाती है? तो यहाँ पर जो ये 20 से 40 किलोमीटर वाले जो रेडियस है, मतलब जो 20 से 40 किलोमीटर वाली जो परत है, यही क्या हो जाती है? यही बेसिकली जो है ओजोन लेयर होती है। तो पृथ्वी से 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की ये क्या हो जाती है? ओजोन लेयर होती है। क्या होती है? ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर को ही ओजोन परत कहा जाता है। और इसका जो साइन होता है वो होता है O3। क्या होता है? O3। जब इसके ऊपर सनरेज पड़ती हैं तो ये O3 टूट जाता है। किस में टूट जाता है? O2 प्लस O में। और जो नीचे से O जाती है, O2 जाती है, ऑक्सीजन जाती है, प्लस ये O मिल करके फिर से O3 बना लेता है। इसीलिए जो हम प्लांट्स लगा करके ओजोन लेयर का कंजर्वेशन करते हैं और प्लांट्स इसको बचाए रखते हैं। और ये हमें किससे बचाता है? जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं सूरज से। देखिए सूरज की जो रेडिएशंस आते हैं उनमें जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं जो है उनसे हमें बचाता है, जिससे जो है स्किन कैंसर होने का क्या रहता है? खतरा रहता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं सन से, उससे हमें कौन सी परत बचाती है? उससे हमें ओजोन लेयर बचाती है। तो इसके संरक्षण के लिए एक डे मनाया जाता है जिसको हम जो है ओजोन डे कहते हैं, ओजोन दिवस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ओजोन दिवस कहते हैं। तो भाई साहब ये जो ओजोन डे है या ये ओजोन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका जो है ओजोन दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। भाई साहब कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ए फॉर अग्निवीर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से, बिल्कुल सही बात है। आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और ये भी पूछ लेता है कई बार जो है ओजोन परत जो है वायुमंडल की कौन सी जो है उस लेयर में पड़ती है? तो ये पड़ती है समताप मंडल में। किस में? समताप मंडल में जो है, समताप मंडल में पड़ती है 20 से 40 किलोमीटर के ऊपर जो है।
एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं? वो सबसे इसमें उड़ते हैं ट्रोपोस्फेयर में। फाइटर जेट्स वगैरह जो उड़ते हैं वो इसमें पड़ते हैं समताप मंडल में, ठीक है ना। टेम्परेचर इसमें बराबर रहता है, इसमें ऊपर बढ़ते समय टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो है ठंडा होता है, पहाड़ों वाला एरिया ठंडा होता है, गर्मी कम पड़ती है। तो जैसे आप प्लेन्स से देहरादून की तरफ आओगे तो ठंडा रहेगा यहाँ पर जो है प्लेन्स के मुकाबले, और देहरादून से जैसे ऊपर मसूरी तरफ जाओगे तो और ठंडा रहेगा, धनौल्टी जाओगे और ठंडा रहेगा, और ऊपर की तरफ जैसे जैसे चलता जाओगे तो जैसे आप शिमला जाते हो, मनाली जाते हो, है ना, तो वहां पर और ठंडा होता जाता है। इसीलिए लद्दाख जाते हो वहां और ठंडा होता जाता है, क्योंकि जितनी हाइट पर जाओगे हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। तो लगभग आप 1 किलोमीटर ऊपर चले गए मान लो जहां वो, वहीं से, तो वहां पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए पहाड़ों में क्या होता है, ठंडा होता है। नेक्स्ट बात कर रहा है हेडक्वार्टर्स ऑफ नासा। देखिए नासा की यदि हम बात करें, नासा क्या है? नासा है नेशनल जो है एरोस्पेस स्पेस नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी हो जाती है फुल फॉर्म, जो है ये स्पेस एजेंसी हो जाती है कहाँ की, अमेरिका की। तो ये अमेरिका की, यूएसए की, किसकी, यूएसए की, या फिर आप कह सकते हैं अमेरिका की क्या हो जाती है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी हो जाती है, अंतरिक्ष एजेंसी हो जाती है। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी कह लो या अंतरिक्ष एजेंसी कह लो, जो कि अंतरिक्ष से रिलेटेड खोज करती है। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने मिलते हैं हमें? वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलते हैं, जहां पर हमें वर्ल्ड बैंक के देखने को मिलते हैं। तो जहां वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर हैं वहीं पर जो है नासा के हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बॉय हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमें कहाँ देखने मिलता है? पेरिस में देखने मिलता है, वॉशिंगटन डीसी में, जिनेवा में, या फिर न्यूयॉर्क में। तो ये हमें कहाँ पर देखने मिलता है? न्यूयॉर्क में देखने मिलता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? डी हो जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर हो जाता है आपका, जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट, अगला, एपिसेंटर इज अ टर्म कॉमनली एसोसिएटेड विद। एपिसेंटर शब्द आमतौर पर किससे जुड़ा होता है? देखिए एपिसेंटर की यदि हम बात करें तो आपको पता है, ये मान लो पृथ्वी है, ये मान लो क्या है, ये मान लो पृथ्वी है, ये अर्थ है। तो अर्थ में मान लो आपको भूकंप आता है, क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। तो कल परसों भी आपने जो है महसूस किया होगा, जो है खास करके दिल्ली वाले रीजन में भूकंप आया, उत्तराखंड में भी भूकंप आया था। तो ये कहाँ से जनरेट होता है? पृथ्वी के अंदर से जनरेट होता है। तो जिस पॉइंट से ये जनरेट होता है उसे बोलते हैं फोकस। उसे क्या बोलते हैं? फोकस। तो जिस पॉइंट से अर्थक्वेक जनरेट होता है उसे फोकस बोलते हैं। और उससे एग्जैक्ट 90 डिग्री, क्या? एग्जैक्ट 90 डिग्री, जिस भी पॉइंट पर ये जो है जनरेट हुआ है उससे एग्जैक्ट 90 डिग्री पर, एग्जैक्ट 90 डिग्री पर बेसिकली जो सरफेस पर पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है? एपी सेंटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जहां पर सन रेज, ये जो अर्थक्वेक की रेज है सबसे पहले जो पहुंचती हैं, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पर बेसिकली जो है ये क्या कहलाता है? एपिसेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिसेंटर कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। और इसे किससे रिलेटेड हो जाता है? तो ये भूकंप से रिलेटेड हो जाता है या फिर अर्थक्वेक से रिलेटेड हो जाता है। यदि हम बात करें अर्थक्वेक को नापा किससे जाता है, तो अर्थक्वेक को नापा जाता है सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ लिख लो जरा, सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से। तो अर्थक्वेक को, भूकंप को नापने वाला जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है? आठवां प्रश्न की संख्या है आठवीं। क्या कहता है आठवां प्रश्न? देखिए जरा, इन द एक्रोनिम ब्रिक्स। ओहो, ब्रिक्स की बात कर दी इसने। तो क्या बात कर दी? ब्रिक्स की बात कर दी। यदि हम ब्रिक्स की बात करें, BRICS, देखिए बी से क्या बनता है? बी से बनता है बी फॉर ब्राजील। क्या बनता है? ब्राजील। आर फॉर रशिया। आर से क्या बनता है? रशिया। आई से क्या बनता है? इंडिया। सी से चाइना। एस से साउथ अफ्रीका। अब पूछ लो किसका पूछा है इसने, उसी का बता दो। इसने पूछा है बी स्टैंड फॉर, तो बी स्टैंड फॉर ब्राजील। किससे लिए संबंधित है? ब्राजील से। तो ये 5 कंट्रीज हो जाते हैं, तो बी स्टैंड फॉर ब्राजील। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा।
भाई आज से करोगे तो भी बेनिफिशियल रहेगी, पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोस आपकी एप्लीकेशन पर है, आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट, अगला, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? देखिए, तो फेब के महीने में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है नेशनल साइंस डे? तो नेशनल साइंस डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को, इसलिए आप याद रखोगे 28 फरवरी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, फ्रीडम इन एग्जाइल, क्या फ्रीडम इन एग्जाइल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, फ्रीडम इज एग्जाइल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ दलाई लामा, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है? तो दलाई लामा की जो आत्मकथा है, आत्मकथा, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीडम इन एग्जाइल का नाम दिया जाता है। एक क्लास रिवर पे बना दीजिए, बना देंगे भाई, क्या दिक्कत आ रही है? नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विच इज नॉट अ पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर कौन सी होती है? पेनिनसुला क्या होता है? देखिए, ये यदि भारत है तो भारत में यहाँ पर भी पानी है ना, यहाँ पर भी पानी है, और जो ये पानी है इसको हम क्या बोलते हैं? अरेबियन सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरेबियन सी, या फिर आप इसको क्या बोलोगे? अरब सागर बोलोगे। क्या बोलोगे? अरब सागर बोलोगे। और यदि यहाँ की हम बात करें तो इसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या बोला जाता है? बे ऑफ बंगाल बोला जाता है। बे ऑफ बंगाल कह लो, या फिर जो है बंगाल की खाड़ी कह लो, बे ऑफ बंगाल, या फिर बंगाल की खाड़ी कह लो। तो बे ऑफ बंगाल या फिर जो है बंगाल की खाड़ी, ये हो गया, ये अरेबियन सी हो गया। अब देखिए, कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा एरिया मान लो जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से लैंड हो, जो भूमि हो, तीनों तरफ से क्या हो? जल हो, जल हो, और एक तरफ से क्या हो? भूमि हो, उसी को पेनिनसुला कहा जाता है, उसी को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत का जो नीचे वाला एरिया है, देखिए यहाँ से ऊपर इधर भी जमीन है और यहाँ से ऊपर इधर भी जमीन है, तो ये जो नीचे वाला एरिया निकला हुआ है इसी को प्रायद्वीपीय भारत या फिर पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है। इसी को प्रायद्वीपीय भारत या फिर पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है। तो आपसे पूछा है निम्न में से वो कौन सी नदी है जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर नहीं है? इसका मतलब चार नदियां दे रखी हैं, चार में से तीन इसी एरिया में बहती होंगी और एक कहीं ऊपर, अब इसमें नहीं बहती तो इसका मतलब भारत का ऊपर है, तो वो ऊपर बहती होगी। तो ये पूछा निम्न में से कौन सी वो रिवर है जो कि नॉर्थ इंडिया में बहती है, निम्न में से कौन सी वो रिवर है जो कि नॉर्थ इंडिया में बहती है? तो आप में देखेंगे महानदी साउथ इंडिया में बहती है, नर्मदा तो साउथ इंडिया में इसी में हो जाएगी, पेनिनसुलर रिवर जो हो जाएगी बेसिकली जो है, कृष्णा भी पेनिनसुलर, अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा आपको पता है, अलकनंदा क्या करती है? ये जो अलकनंदा है, ये जो अलकनंदा है, अलकनंदा, और इधर से कौन आ गई? ये जो है इसका नाम क्या है? भागीरथी। तो अलकनंदा और ये जो भागीरथी रिवर्स हैं, ये जहाँ पर जो मिल जाती हैं, तो यहीं से कौन सी नदी निकल जाती है? तो यहीं से तो क्या निकल जाती है? गंगा। कौन सी निकलती है? तो ये जो गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है? एक तरफ से आती है अलकनंदा और दूसरी तरफ से कौन सी आती है? भागीरथी आती है। तो ये मिल करके क्या निकालती हैं? गंगा निकालती हैं। ठीक है, ये कौन सी निकालती हैं? गंगा निकालती हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, जैसे विचार आएंगे वैसा कहते रहेंगे, तो जैसे खुद के विचार हैं वही चीजें बाहर आती हैं। ठीक है, कहते रहिए। चलिए, इन विच ईयर in which year were the Indian states reorganized on the linguistic basis, भाषा के आधार पर?
भाषा के आधार पर बनने वाले जो राज्य थे वो कब बने थे? देखिए, जब इंडिया को मिला था फ्रीडम, कब मिला था? 1947 में। तो जब 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला था, तो इसके बाद राज्यों का डिवीजन किया जाना था। तो अलग अलग राज्यों से डिमांड आ रही थी कि हमें भाषा के आधार पर जो है डिवाइड किया जाए, लेकिन यहाँ पर बड़ी समस्या हो रही थी। तो बार बार सरकार ने जो कमिटीज बनाई, लेकिन मजबूरी में आकर के उन कमिटीज का फायदा नहीं होता है। इसके धर कमेटी बनी थी, जेवीपी कमेटी वगैरह बनी थी। तो सरकार को मजबूरी में आकर पहला भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, जो कि कब बना था? जो कि बना था 1953 में। और जैसे ये बनता है तो और डिमांड आने लगी, तो सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था फजल अली कमीशन। और उस फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद में जो है यहाँ पर भाषा के आधार पर इन राज्यों को बनाया जाता है। और कौन से साल बनाया जाता है? 1956 में। लेकिन उसने क्या कहा था कि वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होगा, एक से ज्यादा भाषाओं के लिए एक राज्य बनेगा। बात वही है, खान को ऐसे नहीं, उसने ऐसे पकड़ लिया था। तो आपसे पूछता है कि राज्यों का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया था वो कब किया गया था? 1956 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर हो जाता है। ये तो लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सा हो जाता है? गोविंद वल्लभ पंत सागर हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? ए हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो विच स्टेट सेपरेट्स नेपाल फ्रॉम भूटान? नेपाल को, भाई साहब ये रहा नेपाल। यदि हम बात करें भारत की, तो यहाँ पर ये जो राज्य पड़ता है ये कौन सा पड़ता है? ये पड़ता है नेपाल। और यहाँ पड़ता है भूटान। तो नेपाल और भूटान के बीच में यहाँ पर एक राज्य आता है, इसी को हम क्या कहते हैं? सिक्किम तो कहते हैं। तो भारत कौन अलग करता है? सिक्किम अलग करता है। बिहार हो गया, असम हो गया, और जो है उड़ीसा हो गया, और सिक्किम। अच्छा, ये तो रहा ऑप्शन डी, सिक्किम। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। किसको जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से। तो हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख? मिल्खा सिंह। किसको जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न।